ग्रुप डी का पेपर हुआ जिसमें 13,000 बच्चों ने भाई साहब 13,000 वैकेंसी थी, लगभग 14 लाख बड़का ने फॉर्म भरा और जिसमें से 8 लाख लगभग बच्चा ने पेपर दिया। बिल्कुल। जिनमें से लगभग 25 एक बालक 2 नंबरी गेम खेल गए, जो कि हरियाणा एग्जामिनेशन के नाम से हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन 2021। अब जो नए मुकदमे दर्ज हुए हैं ना, उसके अंदर 8A सेक्शन इसके लिए स्पेसिफिक है। अगर कोई दूसरा बच्चा पकड़ा जाता है तो इस टाइप की एक्टिविटीज में उसके ऊपर सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी। और 420 के 419 इंपर्सोनेशन कि आप किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 468, 471, 120B, इन सेक्शंस के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी बात हुई है उनसे बच्चों से सबसे लगभग जिसका मेरे पास केस है उनसे मेरी काफी हद तक बात हुई है। कर देने तो नो भी ऑर्डर लिया, मतलब जी पिछला भी पेपर दिया, उनका भी पेपर दिया और उनका भी पेपर दिया। रिमांड पे सुना है मैंने एक दो जो खबर आई है और सारे देश में आवाज उठाकर आप लोग को हो नहीं ये ठीक है, इनका केस तो मैं लड़ूंगा, ये सही है। देखो सर, मैं ये बात नहीं कह रहा कि भाई कोई ठीक है, ये ठीक गलत जो डिसाइड करने का काम कौन है? जज का। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे बड़ी खबर आज तक किसी चैनल वाले ने नहीं दिखाई होगी, मैं आपको बता देता हूं। आज मैं हूं हिसार और हिसार हमारे साथ एडवोकेट हैं मनोज कोशी। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। और आप जब तक मैं आपका YouTube चैनल देखता रहता हूँ भाई साहब, बड़े अच्छे मुद्दों के ऊपर आप बात करते हो जी और फैक्चुअल बात करते हो और आप हरियाणा की नहीं पूरे भारत की आवाज को उठाते हो। और मैं ऐसे ही उम्मीद करूंगा कि इसी टाइप से आप आगे बढ़ते रहे और आपका चैनल इतना ग्रो करे। मेरी तहे दिल से आपसे ये एक कहते हैं ना दुआ है सर इस चीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी ब्लेसिंग कभी नहीं मिली करती। अच्छा भाई साहब देखो, आपने इतना सारा अच्छा बोला मेरे लिए, मेरे सवाल उतने कड़वे हैं, लेकिन कोई मेरे पे धारा धूरा ना लाई। जगदीप जी भाई एक बात बताता हूँ जगदीप भाई जी, अगर पत्रकार ने कड़वे सवाल नहीं पूछे ना, वो पत्रकार कौन होता? नहीं भाई साहब, आजकल सरकार के बारे में, अच्छा पुलिस वाले के बारे में, एडवोकेट के बारे में गलत बोलते फिर कल ने तेरा संबंध जारी होगा। देखो उसके पीछे लॉजिक होता है सर, अपनी मर्यादा को कभी ना भूलें। और जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं ना, तो उसको हमेशा आप ध्यान में रखते हुए अगर हम क्वेश्चन पूछें या आंसर करें, किसी की धार्मिक भावना को हाथ ना पूछे या जिसके पर्सनल जो भी हैं उन विचारों को हम ठेस ना पहुंचाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और मुद्दों पे बात करें बहुत अच्छा लगेगा। करें सर फिर शुरू? हाँ जी सर। भाई ग्रुप डी का पेपर हुआ जिसमें 13,000 बच्चों ने भाई साहब 13,000 वैकेंसी थी, लगभग 14 लाख बड़का ने फॉर्म भरा और जिसमें से 8 लाख लगभग बच्चा ने पेपर दिया। बिल्कुल। जिनमें से लगभग 25 एक बालक 2 नंबरी गेम खेल गए और वे किसी और की जगह बैठ गए और वे पकड़े गए, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का ऑर्डर था कोई कोताही ना बरती जाए। इसका कारण यह था कोताही अगर बरती तो जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने दो दोषी हैं जो दूसरे की जगह पे बैठ के पेपर दिया, अगर वो बच गए तो सरकार फेल होगी, या तो सरकार पास हो या बच्चे पकड़े जाओ। बिल्कुल। अब उनका टेंडर आपने मिला है, वे जो बालक आए थे जिनके ऊपर ऐसा मुकदमा चला, उनके एडवोकेट आप हैं। देखो जी, पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। जो ये टेंडर वर्ड है ना, ये एडवोकेट के लिए थोड़ा सा सूट नहीं करता जी। ठीक है भाई। अब आपकी बातों पे आता हूँ, उसके पीछे क्या चीज होता है। जो एडवोकेट होता है ना, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है। आप भी मीडिया में हैं, आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो खामियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे ही एक एडवोकेट जो होता है ना, वो आपके क्लाइंट की क्या करता है, बात को कहां तक पहुंचाता है, वो मीडिएटर का काम करता है। जस्टिस जो हमारे बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं, जुडिशियरी ऑफिसर जितने बैठे होते हैं, उस तक पहुंचाने का काम करता है। सेम चीज अगर बात आती है आपकी, जैसे आपने बताया कि हरियाणा के अंदर नौकरियों की इतनी मारामारी रहती है, लगभग 14.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 8 लाख के अराउंड लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एग्जामिनेशन के अंदर। और जैसे भी 2 दिन इनके रखे गए थे एग्जाम्स के, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे बच्चों ने क्या एग्जाम दिया, कुछ एब्सेंट भी हो गए। और जहां तक बात है, जो आपने एक बड़ा कड़वी सी बात कही, वो ये है कि भाई 25 मुन्ना भाई पकड़े गए जैसे लाइक। जी। हाँ, तो वो जो बात है, थोड़ा आंकड़ा मैं करेक्ट करता हूं। जो ये स्टडी सेंटर बने थे, अलग अलग एग्जामिनेशन के सेंटर बने हुए थे, तो उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है, ये बंदे पकड़े गए हैं। और हिसार की बात करूं, लगभग 25 के अराउंड बच्चे पकड़े गए हैं। उसके हिसाब से कि कई सेंटरों में 2 बंदे पकड़े गए, 3 बच्चे पकड़े गए हैं, जैसे उनकी एक FIR लॉन्च होगी। तो इसी हिसाब से एक नंबर ऑफ FIR इस क्राइम के अंदर हुई है। और ये एक मैं
अगर सोशली बात करूं, ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो एलिजिबल बच्चा है, जो कैपेबिलिटी रखता है, जिसके अंदर कैलिबर है, वो बच्चा अगर जॉब में नहीं आता तो अपने आप में समाज में एक शर्मिंदगी की बात है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन कहीं पे बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि भी हम गलत तरीके से भी क्या है किसी को प्लांट कर देते हैं, और ये चीजों को देखते हुए हमें भी इस चीज का देखना है। जैसे मैं एज एन एडवोकेट बात करूं, मैं अपने जैसे क्लाइंट की फेवर की बात करूं, तो हमें सिर्फ प्रोसीजरल जितना भी रहता है उस चीज को हम देखेंगे कि भी हमारी जो मैक्सिमम क्या है कि भी 3 टाइप के लॉज हमारे काम करते हैं मेजर एक्ट। अगर इंडिया के अंदर बात करूं तो क्रिमिनल मेजर एक्ट 3 है, जिसमें आईपीसी रहती है, इंडियन पेनल कोड है जो, दूसरा हमारा सीआरपीसी रहता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके अंदर हम एविडेंस सारे पूछते हो कि एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये चीजें क्या करती, पूरी प्रोसीजर को चलाती है। तो हमारा काम क्या करते हम, ये मैकेनिज्म है जुडिशियल का जो है, हम जैसे सपोज है कोई लॉ बना, एक्ट बना, एक्ट के हिसाब से क्या है ये मैकेनिज्म है, हम उसको कैसे प्रोसीड करते हैं, वो किसका काम होता है, एक एडवोकेट का होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा आज आपको जेडी भाई, पता क्या चीज है, अभी तक क्या चीज था कि भी ये काम पहले भी बहुत होते आए हैं, पेपर में हाँ पेपर में कोई फंस गया, जब है बंदा फंस गया ना, वही क्या चीज है, मुलजिम बन जाता है भाई। यहाँ अगर पहले देखा होगा 21 से पहले बहुत सारे हमारे, तो हरियाणा की वैसे बड़ी वो है बदकिस्मती है कि मैक्सिमम जड़े भी जाओ ना हरियाणा वाले फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। आप देखो तमिलनाडु तक बहुत सारे बच्चों में क्या है, हमारे ही बच्चे देखो नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, बच्चा समाज जा रहा है। तो मेरा पर्सनली जो युवा है उससे यही अपील है कि कम से कम है ना, आप है ना अपनी जो करियर है, अपना जो फ्यूचर है उसको दाव पे ना लगाएं, क्योंकि पता ये आपका नहीं है, ये आपकी फैमिली है, आपका समाज है, हर बंदा उसके ऊपर डिपेंड है। अब एक इसके लिए हमारे हरियाणा में एक स्पेशल एक्ट बन गया है, पता आपको इस बात का, जो पेपर में पकड़े जाते हैं उसमें हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2021, जिसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं जो अनफेयर प्रैक्टिसेस में मींस में जो बंदे पकड़े जाते हैं ना, 2021 में ये देखा गया कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में बंदे इन्वॉल्व मिले हैं। कोई बच्चा पेपर में मिला है, कोई लीड के थ्रू कान पे कराता हुआ मिला, तो इसके लिए स्पेशल एक्ट का प्रोविजन इंडिया में हरियाणा के अंदर स्पेशल अडॉप्ट किया गया, जो कि हरियाणा एग्जामिनेशन के नाम से हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन 2021। अब जो नए मुकदमे दर्ज हुए हैं ना, उसके अंदर 8A सेक्शन इसके लिए स्पेसिफिक है। अगर कोई दूसरा बच्चा पकड़ा जाता है तो इस टाइप की एक्टिविटीज में उसके ऊपर सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी। और 420 के 419 इंपर्सोनेशन कि आप किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 468, 471, 120 भी, इन सेक्शंस के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब हमें क्या करना है कि जैसे प्लीड करते हैं उस चीज को हम प्रॉपरली प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। सर सारा हरियाणा सारा देश तो कहीं कल्प्रिट थे। अच्छा, एक आध दिन है तो नो भी ऑर्डर लिया, मतलब जी पिछला भी पेपर दिया, उनका भी पेपर दिया, उनका भी पेपर दिया, रिमांड पे सुना है हमने एक दो जो खबर आई है, और सारा देश आवाज उठाकर आप लोग को हो नहीं ये ठीक है, केस तो मैं लड़ूंगा, ये सही है। देखो सर, मैं ये बात नहीं कह रहा कि भाई कोई ठीक है, ये ठीक गलत जो डिसाइड करने का काम कौन है, जुडिशरी का, जज का काम। ठीक है, वी आर जस्ट प्लीडिंग। हम अपने क्लाइंट को क्या कर रहे होते हैं, प्लीड कर रहे होते हैं, हम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बात को, जैसे सर्कमस्टांसेस जो हैं, हम उसको क्या करते हैं, जज के सामने, हमारे जुडिशियल ऑफिशियल्स, ऑनरेबल जितने जजेस होते हैं उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं किसी को क्लीन चिट देने वाला कुछ नहीं होता, मैं हूं ही नहीं। मैं तो सिर्फ क्या चीज हूं, अपने एडवोकेट होने के नाते अपने क्लाइंट की, अपने मुवक्किल की क्या कर रहा होता हूं, मैं पैरवी कर रहा होता हूं। तो इसलिए मैं कौन होता हूं, किसी को क्लीन चिट देने वाला या उसको बरी कराने वाला। बट मुझे जहां ये लगेगा कि भी जहां पे कहीं पे प्रोसीजर रुकना रहा है, या किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, या प्रॉपरली उसके साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसके लिए खड़ा हूं। मैं कोई किसी के साथ खड़े हैं, मैं उनको पैरवी करूंगा, मैं उसको केस। अब एक बात देखें, कोई भी चीज होती है कि कोई भी क्राइम होता है सर्कमस्टांसेस में होता है। ठीक है, कोई सपोज दैट मैं छोटी सी बात लेके चलता हूं, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होता बेचारा, कहीं उसको क्या चीज है, कुछ ऐसी कंडीशंस उसको क्राइम करने पे मजबूर कर देती हैं, तो उसको हम क्या चीज माने, क्राइम इज क्राइम, क्राइम इज नॉट क्राइम। अब मैं आपको बताता हूं, अब भाई साहब वैसे तो ये डिबेटेबल है, लेकिन मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको क्राइम के बारे में क्या होता है। क्राइम के अंदर पहले जब तक इंटेंशन नहीं होती ना, जहां इंटेंशन मिसिंग है ना, तो क्राइम होता ही नहीं। अब आप मेरे पास आए, सपोज दैट रास्ते में कोई बंदा क्या चीज आप जिसको जानते ही नहीं, आपके साथ कहा सुनी होगी, किसी के साथ होगी ना, होगी, चलो आगे चलो, अभी उसके साथ अब 2-3 जड़ देते। ठीक है, इंटेंशन आपकी थी, वहां मिसिंग था ना सारा, इंटेंशन जहां मिसिंग आ गई, वो क्राइम की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। जैसे अलग अलग सेक्शंस के अंदर जहां क्राइम की बात आएगी ना सर, अपराध हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंटेंशन के ऊपर।
जहां इंटेंशन मिसिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि भी आप भी देखते होंगे कि भी एक्सीडेंट से जो बंदा एक्सपायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको तो बेलेबल फटाफट बेल मिल जाती है। हाँ। वही चीज है कि जहां पे मेरे को पता है इसको एक्सीडेंट करके मारना है, जहां अपनी क्या चीज है, पहले से सोच है, उस चीज की इंटेंशन है, मोटिव है, जब ये चीज आ जाएगा तो मर्डर की डेफिनेशन में आ जाएगी, फिर पड़े रही हो जेल में कितना एक दिन पड़ा है, उसकी जमानत नहीं होती। तो यहाँ जहां क्राइम की बात है ना, वो क्राइम को आप सिर्फ है ना एक स्पेसिफिक ऐसे मत करें कि भाई आप सिर्फ सारी चीजों को एक पाखड़ी में तोलने की कोशिश ना करें। क्राइम की हर जगह डेफिनेशन का जो है वो बता रहे हो ना, क्राइम इज नॉट क्राइम। सर्कमस्टांसेस, इंटेंशन मैटर करती है, आपके सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। अब एक चीज है, मैं छोटी चीज बताऊंगा भाई, जब थोड़ा लंबा है सो देखो, मैं माइंड ना करना भाई सब, मैं क्लियर करने में थोड़ा भरोसा ज्यादा रखता हूँ। ठीक है। कोई चीज क्या होती है कि भाई हमारी कोई बंदा मारने आ गया, हाँ। मारने आ गया, अब मैं उसकी मारने से बचने के लिए मैं उसके ऊपर क्या करता हूँ, बचता हूँ और डिफेंस करता हूँ, तो उसको डिफेंस में तो लेके जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं, अगर डिफेंस में उसके मर्डर हो जाता है, क्या चीज है, तो वो चीजों में मैं क्या, वो 300 तो लग जाएगी, नहीं लगेगी। तो डिफेंस में अगर कोई भी एक्ट किया जाता है अपने उस बचाव में, तो वो क्राइम नहीं कहलाता। अब बताओ, अब कह दो मार दिया यार, मार दिया तो क्राइम है, तो कैसे कहोगे रेडी भाई, ये बताओ। हाँ। फंसे हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है, मोस्टली जॉब पे थे और इस मामले में आ गए, उनके ऊपर धाराएं लगी। अब क्या कहोगे, उनसे आपकी बात हुई है, अब क्या कहना चाहोगे कि वो कल्प्रिट हैं कि नहीं है? आपकी बात हुई है उनसे, बच्चों से, सबसे? लगभग जिसका मेरे पास केस है उनसे मेरी काफी हद तक बात हुई है जी। बट सारी चीजें क्या चीज होती हैं, जब रिटर्न में चीजें आती है ना, क्योंकि जब हाँ 420 की बात आ जाती है या किसी भी प्रोसीजर की बात आ जाती है, वो सिर्फ क्या चीज, तो लिखतम होता है ना, वो सच्चा होता है, बोलने वाली चीज तो सारी झूठी है। जहां पे सब आ जाएगा ना, ओरल जहां पे एविडेंस की बात आएगी ना, जब तक उसको राइटिंग में इंड्यूस नहीं किया जाता ना, जब तक हम क्या चीज है उसको नहीं मान सकते। जो चीजें अब आएंगी तो एट दी स्टेज ये कहना बड़ा ही गलत होगा कि इसने क्राइम किया है, ये कल्प्रिट है या नहीं है। वो डिपेंड कब करेगा, जब उसका चालान आ जाएगा, ट्रायल फेस करेगा, और ट्रायल के बाद में ऑनरेबल कोर्ट जज उसको क्या करेगा, गिल्टी करता है या एक्विटल करता है, उसकी डिस्कशन के ऊपर बात है। तो आज हम किसी को भी, कोई बंदा फंस जाता है तो उसको हम सिर्फ दोषी कह सकते हैं। आप उसको कन्विक्ट बनाने के लिए उसको प्रॉपर जो ट्रायल है उसको फेस करना पड़ेगा, और ट्रायल के बाद जो आउटकम आएगा, जो जजमेंट आएगा, वही उसको क्या डिसाइड करेगा कि ये कल्प्रिट है या नहीं है। ये कल्प्रिट है या नहीं है, इसको प्रूव होने में 10 साल लग जाएंगे, 15 साल भी लगा देंगे, मोटी फीस मिल गई तो 20 साल भी, तब तक वो जो नौकरी करने वाले नौकरी भी कर जाएंगे, ये भी बरी हो जाएंगे, और हैंसफोर्ड एडवोकेट इज स्ट्रॉन्ग। देखो, अब जो आपने बड़ी कड़वी बात कही है, आप जुडिशरी सिस्टम है जो हमारा पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर उंगली है एक, ये आपकी बात है, और मैं इसको बहुत अच्छी बात मानता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछा जी। अब चीजें आती हैं कि भी प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ट्रायल फेस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है, नंबर ऑफ विटनेसेस हम साइट करते हैं, किसकी एब्सेंस उसको पकड़ा, लाइक किसने अरेस्ट किया, कब उसने डिस्क्लोजर किया, कब डिमार्केशन की, क्या मैप बना जैसे जहां पे क्राइम हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, उसके बाद में इन डॉक्यूमेंट्स को कहां एफएसएल में भेजा है, फिंगरप्रिंट्स का लिया गया है, राइटिंग का लिया गया है, ये सारा एक किस चीज का, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। अब इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी तो है नहीं, 2 लाइन की इन्वेस्टिगेशन लिख दी, एक एक चालान जो आता है ना, चार्जशीट, जिसे चार्जशीट कहते हैं हम 173 सीआरपीसी के अंदर, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जो लॉ प्रोफेशनल हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज रहती है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर जो ट्रायल का ड्यूरेशन है ना, वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब जैसे ऐसे तो है नहीं कि एक ही केस के ऊपर पूरी ट्रायल चलती है, ट्रायल, मीडिया ट्रायल, जैसे आप जैसे भाई बना लेते हैं किसी को, मीडिया ट्रायल बना दी, वो कौन बचा है कदे भी, ठीक है, अच्छा बेचारा छोटा है, क्राइम भी नहीं कर रखा हो, तो वो चीज है, अगर माइंड में सेट हो गया ना कि ये मीडिया ट्रायल है, तो सारे दुनिया उसको पहले ही दोषी मान लेते हैं कि भाई इसने करया है। काफी चीजें आपने पीछे भी देखा होगा, वो एक गुड़गांव के अंदर एक क्राइम हुआ है, छोटा, मैं स्पेसिफिक नहीं करता, माइंड ना करना भाई, उसमें स्पेशली बेचारा कि उस ड्राइवर थी किसी फंसा दिया स्कूल का, बाद में वो इनोसेंट भी पाया गया। तो ये मीडिया ही क्या करती है, उछाड़ती है, और जब तारे भर गई मीडिया वाले उछाड़ लग जाएंगे ना इस चीज को, तो ये मीडिया ट्रायल बन जाती है, और मीडिया ट्रायल क्या करती है, फिर उसको दोषी वैसे डिक्लेयर कर देती है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं, घूमूंगा नहीं मैं थोड़ा सा, घूमूंगा नहीं मैं, क्वेश्चन पे आता हूँ। इसका आंसर क्या है कि देखो जी, जैसे हमारे पास चालान आता है, चालान के बाद में एविडेंस की स्टेज आती है, क्योंकि हर हमारा जो प्रोसीजर है ना, कानून के अंदर हमारे को एक स्टेप्स बता रखे हैं, जब भी आप ट्रायल करोगे किन स्टेप्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। जैसे आप पहली क्लास में पढ़ते हो, फिर दूसरी में, चौथी में, 5वीं में, जब 10वीं पास हुआ है,
पप्पू पास कब होता है? 10th क्लास में। तो आप पहली क्लास तक 10वीं मार्च को चला। कौन सा पप्पू है? ये कोर्ट की बताना चाह रहा हूँ ना, कि ये कोर्ट का जब भी पप्पू तो पॉलिटिकल में पता नहीं किस किसी ने क्या दिया जी। देखो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, अच्छा, सबकी पर्सनल है चीजें, लेकिन मैं जहां तक हमारे पप्पू की बात है, वो पप्पू की बात है कि भी जो हमारा एक्यूज है जी, वो एक्यूज क्या करता है? ट्रायल फेस करता है। ठीक है। तो हमारा पप्पू तो क्या है? एक्यूज है भाई। जो चीज है ना वो क्या है? ट्रायल फेस कर रहा है। पहली स्टेज में क्या चीज है? बेचारा जो भी क्राइम किया वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट के बाद में एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट करके पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है कि हर स्टेप के ऊपर। और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करती है? वो एक अपना फाइनल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, एफआर जिसे कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट, या फाइनल रिपोर्ट के साथ हम फाइनल चालान भी बोल सकते हैं इसको, 173 में फाइल करेगी। उसके अंदर एग्जैक्ट पोजीशन आएगी, उससे क्या रिकवरी है पूरी, मतलब एक पूरी रिपोर्ट नहीं दी डॉक्टर की कि भी एक्चुअल में इसका क्या प्रॉब्लम रही, क्या से रहा, इसकी पूरी समरी वो आ जाएगी। और उसी बेसिस के ऊपर क्या करता है? कोर्ट ट्रायल करता है। एडवोकेट्स अपनी क्या करते हैं? जिरह करते हैं। और क्या है? एविडेंस आएंगे, एविडेंस के बाद में फिर लास्ट में जैसे 313 होनी है, डिफेंस एविडेंस, और फिर आर्ग्यूमेंट, फिर ये डिसाइड करेंगे ऑनरेबल कोर्ट की भी इससे गिल्टी है या नहीं है, इस बंदे ने ये अपराध किया है कि नहीं। चलो, जब तक वो प्रूव होगा तब तक आप, उससे पहले आपका जमानत इनकी कब तक करवा दोगे? वो डिपेंड करता है कि भी ऑफेंस, यहाँ जमानत की जहां तक बात होती है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करती है। उनकी नौकरी गई फिलहाल? नहीं, वो डिपेंड, प्रोसीजर जो होता है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर, वो जैसे डिपार्टमेंट हमारा जो सर्विस रूल होता है, हरियाणा सर्विस रूल है, पंजाब सर्विस रूल जो लागू होता है, उस बेसिस पे जैसे जो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोसीजर सर्विस रूल के लिए रखा गया है उसको फॉलो करके डिपार्टमेंट अपनी प्रोसीडिंग को क्या करेगा? लीड करेगा। और उसको लगता है कि भी इस ड्यूरेशन में अगर बंदा कन्फाइंड है कहीं जेल के अंदर, तो उसको देखा जाएगा कि इसके बाद में इसको रिज्वाइन करना है या इसको सस्पेंड ही रखना है, टर्मिनेट करना है, वो उनकी पॉलिसीज रहती हैं। हर डिपार्टमेंट का क्या सर्विस रूल है, उस सर्विस रूल के हिसाब से ही क्या करता है डिपार्टमेंट, अपनी एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी एक्शन लेता है। उसकी डिपार्टमेंटल भी खोल सकता है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना है, सुनी होगी आपने? जी। वो इसका भी एक प्रोसीजर है कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो अलग चलेगा, और डिपार्टमेंटल के अपने डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी होगी कि इस बंदे ने इस टाइप से पाया गया कि नहीं पाया गया। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो ये एफआईआर है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दोनों पैरेलल भी चल सकती हैं। और जहां पे लगता है कि भी नहीं, पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म होने दो, डिपार्टमेंट बाद में खोल देंगे। कई बार इंक्रीमेंट काट के भी उसको छोड़ देते हैं कि भी ये गिल्टी हो गया भाई इस चीज में, इसका इंक्रीमेंट काट देते हैं, कईयों का क्या चीज है, पर डिमोशन कर देते हैं। तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, उसकी इंक्वायरी पे डिपेंड करता है कि, लेकिन जॉब का ऐसा कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन यहां भी वही चीज है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अगर क्राइम ऐसा इनियस कर रखा है बंदे ने जिसके अंदर सजा का प्रोविजन है और क्या चीज है, उसको माफ नहीं किया जा सकता, तो वहां पे नौकरी जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें ऐसा तो नहीं है? नहीं, इसमें इतना कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है यहाँ पे बेल की जहां तक बात है, जैसे एफआर आ जाता है, फाइनल रिपोर्ट आ जाए, एग्जैक्ट पता चल जाएगी इसकी क्या एलिगेशंस हैं, इसके ऊपर क्या चीजें अपराध किया है कि नहीं किया है, क्या कमियां हैं, क्या पॉइंट्स अच्छे हैं, तो उस बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। अच्छा, जिनकी जगह पेपर देने बैठे थे, जो खबर आई थी, क्या वो अब जॉब लगेगी उनकी? उसकी क्यों लगेगी? अगर वो बंदा सपोज दैट कोई बंदा एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ, तो एग्जाम जब उसका सबमिट ही नहीं हुआ तो कहां से उसका एग्जाम चेक होगा? ठीक है, और फिर कहां से जॉब के चांसेस है बताओ? पता नहीं, मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पे खबरें चलती रहती हैं। देखो क्या चीज है, जो जनरल एक महान शख्सियत होती है सर, जनरल पब्लिक जो होती है ना सर जी, वो ह्यूमर फैलाने के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। अब क्या करें सर? नहीं, हमें जागरूक करना है। हमारा काम ये है कि भी देखो क्या होता है, हर चीज अच्छाई को अच्छाई फैलाएंगे ना तो अच्छाई बढ़ती जाएगी जी। अब बुराई फैलाएंगे ना तो एक बंदा 4 5 7 10 20 50, वो क्या है नेटवर्किंग जो एमएलएम कंपनियां करती थी ना, 1 से 4 बनाओ 5 बनके, यस, तो फायदा नहीं है ना। हम समाज के लिए बुराई पैदा कर रहे हैं उसके लिए। अगर मैं भी अगर कोई क्राइम को बढ़ावा दे रहा हूं तो मैं भी अपने समाज को क्या गंदा कर रहा हूं। कल को मेरे घर पे भी आके कार्रवाई बिठाऊंगी। आज मैं सेफ नहीं, आज सेफ समझता हूं, लेकिन कल फ्यूचर जो है ना वो मेरे लिए सेफ नहीं है। तो सबकी अपील है भाई, मेरी अपील है सब तक कि भी कभी भी है ना, किसी भी क्राइम को या किसी भी बुराई को आप स्प्रेडिंग करने में अपनी अहम भूमिका अदा ना करें, उसको रोकने की। अगर कोई क्राइम है कुछ भी, उसको रोको, बुराई को रोको, अच्छाई को क्या करो, स्प्रेड करो। तब जाके हम साफ सुथरा समाज का निर्माण कर सकते हैं और अपने बच्चों को, भविष्य को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो भाई ये हमारे मनोज खुश जी, हालांकि मैं काफी लंबे टाइम से इनके इंटरव्यू में वेट कर रहा था, पर ये तो एक टॉपिक था तो मैंने इंटरव्यू कर लिया। अदरवाइज एक पॉडकास्टिंग इंटरव्यू इनके साथ होगा, इनकी लाइफ के बारे में और उनके शान शौकत के बारे में बात करते रहोगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।